नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी पीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और एक प्रश्न के व्याख्यान के बाद ये दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे कि बीपीएससी में प्रश्न कहाँ से और किन पुस्तकों से प्रश्न पूछा जा रहा है ताकि हमारे अगले एग्ज़ाम में हमें सहायता मिल सके। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने प्रश्न पर कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, काव्य पंक्ति एक तरफ दी गई है और दूसरे तरफ उसके कवि के बारे में चर्चा हुई है और सही कूट का चुनाव करना है। ए है पंडिय सहल सत्त बखाणई, बी 12 बरस लय कुकर जिए, सी बड़ कौशल तू राधे किनल और डी जाति ओछा पाती ओछा। तो चर्चा करेंगे इस प्रश्न के बारे में कि कौन कौन से बिंदु हैं जो हम इस प्रश्न से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम उत्तर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला ए में दिया गया है पंडिय सळ सत्त बखाणई, देय बुद्ध बसंत न जाणई। यह जो काव्य पंक्ति है यह प्रथम सिद्ध कहने वाले सरापा के बारे में आप जानते हैं कि 84 सिद्धों में ये प्रथम सिद्ध हैं और सहज यान के प्रवर्तक माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि माना है। बी विकल्प में 12 बरस लय कुकर जिए, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यह जो काव्य पंक्ति है यह परमाल रासो किसकी कृति है? जगनिक की कृति। तो बी का उत्तर हो जाएगा जी हाँ 3। अगली काव्य पंक्ति है बड़ कौशल तू राधे किनल। यह जो काव्य पंक्ति है यह पदावली से ली गई है और पदावली आप जानते हैं विद्यापति की कृति है। और डी ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है जाति ओछा पाती ओछा, यह रैदास की पंक्ति है। तो आप जानते हैं हम क्या करते हैं, प्रश्नों का यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। जी हाँ, एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस से पता लगाते हैं कि ये प्रश्न आखिर कहाँ से पूछा गया, इसका सोर्स क्या था, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी हम अच्छे से कर सकें और परीक्षक के माइंडसेट को पकड़ सकें। अगर एक एक क्वेश्चन से हम एक एक लेसन प्राप्त करते हैं तो आप 80 प्रश्नों के एनालिसिस के बाद बेहतर रूप से जान पाएंगे कि हमारे तैयारी की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो काव्य पंक्ति है सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये किस टॉपिक से लिया गया है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल से 3 पंक्तियां पूछी गई है और चौथी पंक्ति जो है जाति ओछा पाती ओछा, यह रैदास की पंक्ति है। और आप जानते हैं रैदास जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये सारे प्रश्न आए कहाँ से हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर एक बहुत ही माइन्यूट तरीके से मैं आपके सामने एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ और ऐसा एनालिसिस आपको बहुत ढूंढने पर शायद ही मिले। तो सबसे पहली जो पुस्तक है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, और उस पुस्तक का हवाला दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ देखिए आचार्य शुक्ल लिख रहे हैं कि सिद्धों में सबसे पुराने सरोज व्रज नाम भी है जिनका, उनकी रचना के कुछ नमूने हैं और वे अंतः साधना पर जोर देकर पंडितों को फटकार लगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं सरहपा? देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से लिया गया है, आप देख पा रहे होंगे आदिकाल के प्रकरण 2 से ये पंक्ति ली गई है अपभ्रंश काव्य में। और यहाँ पर आपको ये पंक्ति स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पंडिय सळ सत्त बखाणई, देय बुद्ध बसंत न जानाई। तो ये प्रश्न जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास से उद्धृत किया गया है और किसकी पंक्ति है? सरहपा की। उसके बाद भी आप पंक्तियों पर ध्यान देंगे, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश, तही बट चित्त विषाम करू, सरह कहे उवेश। तो ये भी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसके नीचे जो एक पंक्ति देखें हैं अंडरलाइन जो किया हुआ है, घोर अधारे चंदमणि, जिमि उज्जेऊ करई, परम महासुर एहु कणे, दुरे अशेष हरई। ये पंक्ति भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो सरहपा के जो ये 3 बिंदु हैं, तीनों पंक्तियों को आप याद रखेंगे। एक तो पंडिय सळ सत्त बखाणई, दूसरा जही मन पवन न संचरई और तीसरा घोर अंधारे चंदमणि, जिमि उज्जेऊ करई। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिख रहे हैं लुईपा। कौन दिख रहे हैं? लुईपा। और लुईपा की एक पंक्ति दी गई है। कौन सी पंक्ति है? का तरुवर पंच बिडाल, का तरुवर पंच बिडाल, चंचल चिए पैठो काल। हो सकता है कि इस बार लुईपा की पंक्ति पूछ ली जाए, है कि नहीं?
का तरुवर पंच विडाल। और किसकी काव्य पंक्ति है ये? लुईपा की। तो पहला जो काव्य पंक्ति पहली जो थी वो कहाँ से उद्धृत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास से। कौन सा था? पंडिय सड़ सत्य बखाने। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की काव्य पंक्ति की ओर चलते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जगनिक की पंक्ति, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक से ही उद्धृत है। देख पा रहे होंगे वीर गाथा काल, जी हाँ वीर गाथा काल। और देश भाषा काव्य से प्रकरण 3 से ये पंक्ति ली गई है। पहली पंक्ति जो प्रकरण 2 से थी अपभ्रंश काव्य से, और दूसरी जो काव्य पंक्ति आपके सामने है और वो है देश भाषा काव्य से। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जगनिक, और जगनिक के बारे में लिख रहे हैं कि ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबा के 2 प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल, जी हाँ यहाँ पर देखिए महोबा के 2 प्रसिद्ध वीर, इनका नाम आपको याद रखना है, आल्हा और उदल के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा है, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उनके वीर गीतों का प्रसार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। ये देखिए, ये गीत जो हैं आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। और पंक्ति जो पूछी गई है यहाँ पर देख पा रहे होंगे एकदम स्पष्ट तौर पर, 12 बरस लय कुकर जिए औ 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये काव्य पंक्ति कहाँ से है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ से, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब तीसरी पंक्ति पर हम चलेंगे। तीसरी पंक्ति जो है यहाँ पर देखिए, जो तीसरी पंक्ति है विद्यापति के पदावली से जो है, ये जो काव्य पंक्ति है ये लिया गया है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और लेखक जानते हैं आप बच्चन सिंह। और देखिए क्या है विद्यापति की पंक्ति कि बड़ कौशल, जी हाँ बड़ कौशल राधे किन्नर। तो ये जो पंक्ति है विद्यापति के पदावली से है, और आप यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पष्ट तौर पर आपको ये पंक्ति मिल जाएगा कि बड़ कौशल तो राधे किनल कन्हाई लोचन आधे। तो ये पंक्ति हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह से लिया गया है। और अंतिम पंक्ति जो है रैदास की जो पंक्ति है कि कह रैदास खलास चमारा, और यहाँ पर देखिए ऐसी मेरी जाति चमार। तो स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि रामानंद के 12 शिष्यों में, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति से क्या थे? चमार थे, और उन्होंने कई पदों में अपने आप को चमार कहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रैदास की पंक्ति, सिर्फ जो पूछा गया है उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे क्या पूछा जा सकता है इस पर नज़र आपकी होनी चाहिए, पारखी नज़र। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह कह रैदास खलास चमारा, और दूसरी पंक्ति है ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे लिख रहे हैं कि कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। और उनके एक पंक्ति कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरहीं अजहूँ बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहीं दंड उति तिन तनय रविदास दासानुदासा। ये पंक्ति भी परीक्षाओं में पूछा गया है, आप याद रखेंगे, इसका संबंध रैदास से है। और हालांकि हम रैदास पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक चमकती सी पंक्ति आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए चमकीली पंक्तियाँ मैं वर्णन कर दे रहा हूँ इसका। ये देखिए यहाँ पर कि भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये पंक्ति भी यूजीसी नेट में पूछा गया है, और ये पंक्ति किसके संदर्भ में है? कबीर के संदर्भ में। क्योंकि इस पेज में ये पंक्ति आ गया है, इसलिए मैंने आपके समक्ष इसके बारे में बताया। तो देखिए रैदास की पंक्तियों में सबसे पहले ये अपने आप को चमार कहते हैं हर जगह, और रामानंद के 12 शिष्यों में इनका उल्लेख किया गया है। आगे रैदास जी के बारे में लिखते हैं एक और महत्वपूर्ण पंक्ति जो मैं देखता हूँ कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये जो पंक्ति आपको दिख रहे हैं कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अतल अगम जैसे लहरी मई उदरी जल केवल जल माही। तो ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम होते तब तू नहीं। ये भी पंक्ति किसकी है? रैदास की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और विस्तार से कि क्या क्या परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इस प्रश्न के बेसिस पर, और एनालिसिस करेंगे इसका।
और मुझे उम्मीद है कि इन स्लाइड से आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली पंक्ति है वो हिंदी साहित्य के इतिहास रामचंद्र शुक्ल के किस खंड से लिया गया है? आदिकाल से लिया गया है। और आदिकाल के जो सरहपा की पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है? सरहपा की पंक्ति जो है अपभ्रंश काव्य से लिया गया है। और सरहपा आप जानते हैं सिद्धों के अंतर्गत आते हैं, तो अपभ्रंश काव्य से लिया गया है। और दूसरी जो काव्य पंक्ति है 12 बरस लोको कर जीवे, वो देश भाषा काव्य से लिया गया है। तो चलते हैं सिद्ध कवि की चर्चा संक्षेप में करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि सिद्ध कवि जो है वह व्रजयानी थे और तांत्रिक साधनाओं पर ये जोर देते थे। और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों को क्या कहा गया? सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या बताई जाती है कितने? 84 सिद्ध बताए जाते हैं। और इनकी भाषा थी संधा भाषा। ठीक है, संधा भाषा का प्रयोग करते थे जो एक प्रकार की प्रतीकात्मक भाषा थी। और सिद्धों का केंद्र क्या है? सिद्धों का केंद्र है श्री शैल पर्वत। तो श्री पर्वत इसका केंद्र है। सिद्ध कवि के बारे में एक सामान्य जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, सिद्धों में नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज, शून्य और समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। सिद्धों ने किसका वर्णन किया? नैरात्म्य भावना का, काया योग का, सहज, शून्य और समाधि। हम स्पीड में एनालिसिस कर रहे हैं चूँकि, तो सिर्फ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में मैं सिर्फ आपको बताते जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। ये भी प्रश्न आ सकता है कि महासुखवाद का प्रवर्तन किसने किया? और आगे लिखा है कि महासुख यानी महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। तो महासुख कैसी अवस्था है? जिस प्रकार एक साधक शून्य में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में विलीन होता है। तो प्रश्न क्या आ सकता है? प्रश्न आ सकता है कि महासुखवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो सिद्धों ने किया। और ये देखिए, आप यूजीसी नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये जो कथन है वो किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगली पंक्ति, प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। और ये पंक्ति भी यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछी गई है। और ये कथन किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सिद्धों के बारे में चर्चा पर्याप्त है। अब हम थोड़ी सी चर्चा सरहपा के बारे में करेंगे, जिनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। एक एक करके हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सरहपा का जन्म 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन ने माना है और लगभग सभी इस तिथि पर सहमत हैं। सरहपा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें राहुल भद्र, सरोज वज्र और पद्मव्रज प्रचलित है। जाति से ब्राह्मण थे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये सरहपा के बारे में है कि स्वयं सरह जाति से ब्राह्मण थे। आप जानते हैं पा जो है ये आदर सूचक शब्द है जो सभी सिद्धों के बाद लगता है। सरहपा, कणहपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुक्करीपा, इन सभी के बाद क्या लगा है? पा। तो पा है आदर सूचक वाक्य। तो देखिए, सरहपा जो है ये जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन सीधे सीधे तौर पर ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध करते नजर आते हैं। कौन? सरहपा। सरहपा सिद्धों में सबसे प्राचीन है और प्रथम सिद्ध हैं। एक एक पंक्ति परीक्षा उपयोगी है। और इसमें देखिए, सरहपा की जो रचनाओं के बारे में अगर जिक्र करें तो सरहपा के प्रमुख रचनाओं में कौन सी रचना है? दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश। कुल 32 रचना में जो प्रसिद्ध है वो है कौन? दोहा कोश और चर्या गीत कोश। ये दोनों सरहपा की रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए, अगले बिंदु में वर्णन है कि प्रथम सिद्ध सरह सहज जीवन पर बल देते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सहज ज्ञान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ऊपर में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सरहपा ने किया। और बच्चन सिंह ने सरहपा के बारे में क्या लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ने किया। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ने किया। और ऊपर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को भी देख चुके हैं, जहाँ पर बताते हैं कि सरहपा ने महासुखवाद के बारे में उन्होंने बताया कि सिद्ध उसी प्रकार समाधि में, शून्य में विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। ये शुक्ल जी का कथन है। और बच्चन सिंह का कथन क्या है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा ने किया। तो सरहपा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो
परीक्षोपयोगी हैं वो इस प्रकार हैं। अब सरहपा की काव्य पंक्तियों के बारे में भी मैंने यहाँ कुछ चर्चा किया है विस्तार से कि पंडिय सौल सत्य बखाणई देई बुद्ध बसंत ना जनई। इसका अर्थ क्या है कि जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान में के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दे रहे थे, उस समय सरह उसका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पर जोर दे रहे थे। शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग तक सीमित था जिससे वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। अगली पंक्ति की ओर चलें तो गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सरहपा लिख रहे हैं कि गुरु उपसे से अमीय रसु धावई व पियऊ जेहि, अर्थात गुरु उपदेश क्या है, अमृत रस के समान है। जिसने गुरु उपदेश को न पिया वे बहुशास्त्रज्ञ मरुस्थल में तृष्णा से मर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि गुरु की महिमा का गान भी सिद्धों ने बहुत बड़े स्तर पर किया है। और आगे एक और पंक्ति दिया गया है सहज मार्ग पर जोर देते हुए, सहजे ये णिचल जोण किए। ये तीनों काव्य पंक्ति पंडिय सड़ सप्त बखाणी और एक और काव्य पंक्ति हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, जिसका आगे देखिए वर्णन है यहाँ। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाहि पवेश, तहि वत चित्त विषाम करु सरयो कहे उवेश, अर्थात जहाँ मन और पवन की गति नहीं है और जहाँ रवि और शशि की भी पहुँच नहीं है, सरह कहते हैं हे मूर्ख मन तू वहीं स्थिर हो। और अंतिम पंक्ति सरहपा के लिए जो मैं आपको बता चुका हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक में आप देख चुके हैं, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जयु करई, परम महासुह एषु कणे दुरयु अशेष हरई। सरहपा के बाद आप जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध जिनका नाम आपको नहीं भूलना चाहिए, वो हैं कणहपा। कणहपा जो है ये जालंधरपा के शिष्य हैं। कणहपा के गुरु कौन है? जालंधरपा। और कणहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। हालांकि कणहपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था, परंतु ये बिहार के सोमपुरी में रहते थे, तो इसलिए कणहपा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनकी एक पंक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आगम वेय पुराणई पंडिय माण बहंती पक्क श्रीफली अलिय जिमे बाहरिय भ्रमंती। तो क्या कह रहे हैं कणहपा? देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि पंडित लोग निगम आगम और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते हैं। ये लोग उन भंवरों की तरह हैं जो परिपक्व श्रीफल के बाहर बाहर ही घूमते हैं, उसका अंदर से रसास्वादन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसको बाहर बाहर ही भंवरों की तरह उसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, पंडित लोग मंडराते रहते हैं। और बता दूं कि ये भी जो है ब्राह्मण ही थे, कणहपा भी, और फिर भी ब्राह्मणवाद का खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं कि आगम वेय पुराणयु पंडित माण बहंती पक्क श्रीफले अलिय जिमी बाहर्य भ्रमंती। अगली काव्य पंक्ति जो कणहपा की है कि जिमी लोण विलिज जई पाणी एहि तिमि धरणि लई चित्त समरसताई तखणे जई पुनुते समणिंत। जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है, उसी प्रकार गृहिणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जाता है। तो ये पंक्ति भी किनकी है? ये पंक्ति भी है कणहपा की। अब मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ इतनी विस्तार से? क्योंकि आपने देखा कि काव्य पंक्ति से प्रश्न है, तो जितने भी महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति हैं जो आसपास हैं इस प्रश्न के, उन सबको मैंने कवर किया है ताकि अगले परीक्षा में आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएँ। और अन्य पंक्ति है सरहपा की, हालो डोम्बी तो पूछमी सद्भावे सदगुरु पाओ गए जाड़िब पुणु जिणारा। और अगली पंक्ति है देखिए, नागर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छाए। और तीसरी पंक्ति है, एक कणा किज्जई मंत्रण तंत्र। और तीनों पंक्ति महत्वपूर्ण है, जिमी लोण विलज्जई पानी हालो डोम्बी नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छाई और एक कणा किज्जई मंत्रणा तंत्र। ये सारी पंक्तियाँ किनसे संबंधित है? कणहपा से। आगे बढ़ते हैं, हम एक बार संक्षिप्त चर्चा करते हैं सरहपा की। तो सरहपा शबरपा की। शबरपा जो है सरहपा के शिष्य हैं और इनकी रचना है चर्यापद। शबरपा इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये शबरों सी इनकी वेशभूषा थी, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? शबरपा। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति, एक पंक्ति मैंने यहाँ पर उद्धृत किया है, छाड़ू छाड़ू माया मोहा विषम धुंधोली। छाड़ू छाड़ू माया मोहा विषम धुंधोली। और अगले सिद्ध कवि हैं लुईपा। और लुईपा जो है सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है परीक्षा में कि सबसे ऊंचा या सबसे सम्मानजनक सिद्ध कौन है? तो वो हैं लुईपा, जो कि शबरपा के शिष्य हैं। और लुईपा की काव्य पंक्ति देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है, का तरुवर पंच विडाल। जी हाँ, का तरुवर पंच विडाल, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है लुईपा की, सिद्ध कवि लुईपा।
का तरवर पंच बिडाल। तो लोईपा के बारे में दो बात जरूर याद रखेंगे कि सिद्धों में सबसे महान कौन थे, लोईपा थे, और शबरपा के शिष्य थे, और इनकी पंक्ति है का तरवर पंच बिडाल और भाव न होई अभाव न जाई, भाव न होई अभाव न जाई। विद्यापति के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं इससे पहले के ही लेक्चर में, फिर भी कुछ काव्य पंक्तियों के बारे में मैंने यहाँ पर विवरण आपके समक्ष रख दिया है कि पदावली की कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। सुधा मुख के विह निर्मल बाला, अपरूप मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, ए सखी पेखल एक अपरूप, सुन इत मानवी सपन स्वरूप। और ये पंक्ति तो पूछा ही गया है आपके प्रश्न में कि बड़ कौशल तू राधे, किनल कन्हाई लोचन आधे। उसके बाद अन्य पंक्तियों की चर्चा करें तो अन्य पंक्तियों में हंसी हंसी बहु आलिंगल देल, सखी है पूछे सी अनुभव मोए, और माधव हम परिणाम निराशा। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, माधव हम परिणाम निराशा। तो आप विद्यापति के इन पंक्तियों से अवगत हों और इनको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम जगनिक की चर्चा करें। हम अंतिम चरण में हैं इस लेक्चर के, और जगनिक के बारे में आप जानते हैं इनकी कृति परमाल रासो आल्हाखंड। और ये परमाल रासो जो है एक प्रकार की वीर गीत है, और इसमें महोबा के राजा परमाल देव के दो वीर आल्हा और उदल के बारे में उनकी वीरता का चित्रण किया गया है। आप जानते हैं कि यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में वर्षा में आल्हाखंड के नाम से इसे गाया जाता है, और इसका केंद्र है क्या है, बैसवाड़ा। सारे पॉइंट्स परीक्षा में पूछे गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अंतिम पॉइंट इसके बारे में है कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट, नाम याद रखेंगे इनका, चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में इसको प्रकाशित कराया। जी हाँ, तो जगनिक के बारे में याद रखेंगे इनकी कृति परमाल रासो आल्हाखंड, आल्हा और उदल, बैसवाड़ा और चार्ल्स इलियट। और अंतिम आपके समक्ष रैदास का नाम आ रहा है। रैदास जो संत काव्य धारा के बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो रैदास के बारे में कुछ बातें दी गई है कि रैदास ने स्वयं को कई पदों में चमार कहा है, जैसा कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में भी देखा, कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। आगे है कि रैदास के 40 पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि धन्ना और मीरा के गुरु हैं रैदास। लिखा हुआ है कि धन्ना और मीरा के रैदास का नाम बहुत आदर से लिया है। अगली पंक्ति है कि अनंत दास की कबीर परिचय व प्रियादास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे, और इनको मोक्ष स्थान है काशी का गंगा घाट। तो आपने इस प्रकार देखा कि हमने बड़े ही विस्तार पूर्वक से आज के प्रश्न पत्र का एनालिसिस किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी परीक्षा उपयोगी तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे तरीके से भाग लीजिए और सफल हो, इस आशा के साथ हम मिलते हैं अगले सीरीज़ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।